समर्थक उन्हें बहन जी कहते हैं, नौकरशाह मैडम माया और सियासी हलकों में लोग उन्हें सियासत की ऐसी अबूझ पहेली जो कब कहां कौन सा ट्रम्प कार्ड चलकर सियासत की दशा और दिशा बदल दे किसी को पता नहीं। लेकिन ये पहेली यूं ही नहीं बनी, ये तमगे यूं ही नहीं मिले। इसके पीछे छिपी है संघर्ष की ऐसी गाथा जिसे जितना सुना और जितना गुना जाए उतना कम। कनेर के पत्तों पर जमी शबनम की सर्द बूंदें सूरज की रोशनी में अपनी चमक बिखेरने में लगी हुई थी। उसी शाख पर एक नई कोपल धूप और शीत भरी फिजा में आने के लिए हौले हौले अपने धानी चादर को अपने नन्हे पैरों से धकेल रही थी। मानो सूरज की रोशनी में उसकी बाहर निकल आने की छटपटाहट एकदम से बढ़ गई थी। गोया उसे अब एक भी पल की देरी बर्दाश्त नहीं थी। वो जल्द से जल्द फलक पर आकर अपनी सौंधी खुशबू से फिजा को गमगाने को बेताब थी। ठीक वही वक्त रहा होगा जब डाक विभाग में कर्मचारी प्रभुदास और रामरती का घर एक नन्ही परी की किलकारियों से गूंज उठा। वर्ष 1956 के जनवरी महीने की वो 15वीं तारीख थी। इतिहास मुस्तैद था। उसने क्षण भर की भी देरी किए बगैर इस पल को खुद में जज्ब कर लिया। हिंदुस्तान की राजधानी में मौजूद उस घर का एक एक सदस्य खुश था। उधर होनी अनहोनी भूत भविष्य से गाफिल प्रभुदास रोमांचित थे। यही वजह थी कि बिना दुनिया की परवाह किए उन्होंने अपनी बेटी को ठीक वैसी ही परवरिश दी जैसा किसी भी हिंदुस्तानी मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को दी जाती थी। कहते हैं होनहार पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। यही प्रभुदास की लाडली के साथ भी हुआ। अपने पापा की उस लाडली ने वर्ष 1972 में एक साथ 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा पास कर ली। लड़की चाहती थी कि जो कुछ उसने अपनी जिंदगी से सीखा और पढ़ा उसे दूसरों से साझा करे। लिहाजा वर्ष 1976 में उस आम में थोड़ी सी खास दिखने वाली उस लड़की ने बीएड किया और फिर वर्ष 1977 से लेकर वर्ष 1984 तक राजधानी दिल्ली के ही एक स्कूल में पढ़ाती रही। उसका सपना था कि वो IAS अफसर बनकर देश और समाज की सेवा करेगी, लेकिन इतिहास ने पहले से ही उसके लिए एक नई इबारत लिख रखी थी। देशकाल सियासी संकट से गुजर रहा था। आपातकाल का काला दौर गुजरा ही था अभी कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। वर्ष 1984 की बात है ये। देश में हाहाकार मचा था, अफरा तफरी मची थी, विकल्प और उपायों पर माथापच्ची जारी थी। कमोवेश वही वक्त था जब स्कूल में बच्चों के बीच दिन गुजारती और IAS की तैयारी में जुटी उस लड़की की मुलाकात दलितों और पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले मान्यवर काशीराम जी से हुई, जिन्होंने उसके गुणों से प्रभावित होकर कहा था, अगर आप कलेक्टरी के चक्कर में ना पड़कर राजनीति में आ जाएं, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप बड़ी नेता बनेंगी। आप कलेक्टर बनने की बात कर रही हैं, मैं आपको एक बड़ा नेता बनाना चाहता हूं, ताकि एक नहीं 1000 कलेक्टर आपके सामने फाइलें लेकर खड़े रहें। शायद काशीराम जी की जुबान पर सरस्वती विद्यमान थी उस वक्त, क्योंकि उस कलेक्टरी के चक्कर में पड़ी उस लड़की ने आगे चलकर सियासत में जो झंडे गाड़े उसे देखकर सिर्फ सलाम ही किया जा सकता है। जी हाँ, उस लड़की का नाम था मायावती।
कहते हैं कि जब दो शख्सियतों का मिलान होता है तो प्रभावित एक नहीं बल्कि दोनों होते हैं। मायावती से काशीराम जी तो प्रभावित थे, ये तो जाहिर था, लेकिन मायावती भी काशीराम जी से कम प्रभावित नहीं थी। उन्होंने कलेक्ट्रेट का सपना छोड़कर राजनीति में जाने का फैसला कर लिया, लेकिन उनके घर वालों को इससे परहेज था। उनके पिताजी ने तो उनको घर से निकाल देने की धमकी तक दे डाली, लेकिन मायावती अपनी राह तय कर चुकी थी और गांव छोड़कर पार्टी के दफ्तर में रहना शुरू कर दिया और साथ ही सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। तत्कालीन सामाजिक परिवेश में ये बहुत बड़ा और बगावती फैसला था, लेकिन बाद की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि मायावती का फैसला कितना सही था। उधर एक तथ्य ये भी है कि वर्ष 1984 से पहले मायावती दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 के जरिए काफी सक्रिय हो चुकी थीं और 14 अप्रैल 1984 को जब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने भी हिस्सेदारी की। बेशक जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन BSP के सभी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट मुजफ्फरनगर की कैराना सीट से लड़ी मायावती को ही मिले थे। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1985 में बिजनौर लोकसभा उपचुनाव में और 1987 में हरिद्वार सुरक्षित सीट से भी चुनाव लड़ा, लेकिन जीत अब भी दूर की कौड़ी बनी हुई थी। लेकिन अब तक अपने तीखे भाषणों और जोशीले विचारों से मायावती राजनीति के मैदान में अपनी पहचान बना चुकी थी। मायावती दलित चेतना को जन जन तक पहुंचाने का और हर दलित को अब इस एक दलित पहचान से जोड़ने का काम किया उन्होंने। जितने भी ये मसीहा थे जिन्होंने पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग इन सब को उठाया था, तो सभी का सम्मान दलित प्रेरणा केंद्र बनाकर और ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं जो आगे 100 साल तक भी इस देश में जानी जाएंगी बहन जी के नाम से। जब दिल्ली दरबार में सियासी समीकरण बन रहे थे तो उत्तर प्रदेश में भी सियासी विकल्प तलाशना शुरू कर दिया गया था। BSP एक वर्ग विशेष के तौर पर उभर रही थी और कहा यह भी जा सकता है कि ये BSP के साथ साथ मायावती के व्यक्तित्व विकास का दौर भी था। वर्ष 1989 में आखिरकार मायावती को बिजनौर लोकसभा सीट से पहली बार कामयाबी हासिल हुई। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कुल 3 सीटें मिली थी। फिर वर्ष 1993 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने पहला राजनीतिक दांव खेलते हुए मुलायम सिंह यादव की नई बनी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में 60 और 40 के अनुपात से सीटों का बंटवारा हुआ और बसपा को 67 सीटों पर सफलता हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और बसपा उनकी सरकार को बाहर से समर्थन देने लगी। यही वक्त था जब अपने विचारों के प्रचार प्रसार के सिलसिले में मान्यवर काशीराम जी दक्षिण भारत के दौरे पर निकल गए। लिहाजा गठबंधन सरकार के कामकाज और समन्वय की अहम जिम्मेदारी आ गई मायावती के कंधों पर। ये डेथ हो जाने के बाद तो पूरा उन्हीं ने वो ले लिया, टेक ओवर किया, उनका जो पूरा बनाया हुआ काम था BSP ने जो किया। बहन जी की पैनी नज़र हर काम में रहती है, चाहे कार्यकर्ता के ऊपर हो, चाहे पार्टी ऑफिस के काम के ऊपर हो, चाहे पदाधिकारी के ऊपर हो। राजनीति के जानकारों की माने तो अगर सपा और बसपा का ये गठजोड़ ठीक ठाक चल जाता तो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा कुछ और ही होती, लेकिन ये हो न सका। बात बात पर सामने आ रहे मतभेदों ने इस गठबंधन की गांठ को कमजोर कर दिया था। इसी बीच 2 जून 1995 को लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो गया, जिसके बाद बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। लिहाजा मुलायम सिंह यादव की सरकार तो गिर गई, लेकिन इस नाटकीय घटनाक्रम में बसपा और भाजपा एक दूसरे के करीब आ गए। इतिहास अपने पूर्वानुमान पर इतरा रहा था, क्योंकि अब जो होने जा रहा था उसकी इबारत उसने पहले से ही
दर्ज कर रखी थी। जी हां, कभी कलेक्टर बनने की हसरत पालने वाली मायावती के सामने कलेक्टरों का जमावड़ा लगने वाला था। आखिर वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो बन गई थी। 3 जून 1995 को जब मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उनके नाम पहली दलित महिला मुख्यमंत्री होने का खिताब भी दर्ज हो गया। इस मौके पर मायावती ने कहा था, आज से पहले बीएसपी की राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मेरे कंधों पर बहुजन समाज की ही जिम्मेदारी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आज मेरे कंधों पर सर्व समाज की जिम्मेदारी आ गई है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि मैंने धर्म या जाति के आधार पर न्याय किया है। लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वाह वो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाए। बीजेपी ने बिना शर्त समर्थन दे तो दिया था, लेकिन दोनों दलों की विचारधाराओं का अंतर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और फिर परिवर्तन चौक पर कुछ मूर्तियों के लगाए जाने और लखनऊ में पेरियार मेले के आयोजन से बीजेपी की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि महज 136 दिन बाद ही 17 अक्टूबर 1995 को उसने मायावती की पहली सरकार गिरा दी। सत्ता गई, ताक में लगे विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया। तभी तो 16 दिसंबर 1995 को लखनऊ में बेगम हजरत महल मैदान में बसपा की सावधान रैली के बाद अचानक एक अखबार में मायावती के बारे में एक खबर छापी गई, जिससे नाराज काशीराम ने कार्यकर्ताओं से जब कहा कि अखबार ने मायावती का ही नहीं बहुजन समाज का भी अपमान किया है, बस फिर क्या था, हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अखबार के दफ्तर का कई घंटों तक घेराव किए रखा। मायावती की लोकप्रियता का ये एक उदाहरण भर था। और इसी रैली के बाद बसपा ने नारा दिया, बहुजन समाज पार्टी को जिताना है, मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। भारत में मायावती जैसे लीडर जिनके पास स्ट्रांग विल पावर है और कोई नहीं, और फैसला लेने में इतना फास्ट है कि मुझे लगता है देर नहीं करती और फैसला ले लेती बड़े बड़े मसलों पर। जो ठान लेती है वो करती है। साल ने करवट ली और 1996 का विधानसभा चुनाव सामने था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया। बसपा ने 300 सीटों पर और कांग्रेस ने 125 सीटों पर। इस चुनाव में मायावती ने मतदाताओं से स्टेट गेस्ट हाउस कांड का बदला लेने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने की अपील भी की, लेकिन ये गठबंधन भी कामयाब नहीं हो सका और उत्तर प्रदेश में किसी भी दल की सरकार नहीं बन सकी। सत्ता में आने की जुगत से बीजेपी ने नए समीकरणों के तहत एक बार फिर से मायावती की राह में रेड कारपेट बिछा दिया और गठबंधन की राजनीति में 6-6 महीने के मुख्यमंत्रियों का एक नया प्रयोग सामने आया। 174 विधायकों के साथ बड़ा दल होने के बाद भी बीजेपी को मायावती के सामने घुटने टेकने पड़ गए और पहले 6 महीनों के लिए 67 विधायकों वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। 21 मार्च 1997 को मायावती ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और घोषणा की, प्रदेश वासियों में व्याप्त असुरक्षा की भावना हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश की जर्जर कानून व्यवस्था में तुरंत सुधार लाना हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। हमें सबसे पहले प्रदेश में जंगल राज समाप्त करना है, गुंडागर्दी रोकनी है, अन्याय और अत्याचार रोकना है और कानून का राज स्थापित करना है। समझौता हो चुका था, मायावती के सिर पर दोबारा ताज भी सज चुका था, लेकिन वक्त कुछ और ही मंजूर था। मानो वक्त ने हिचकोले देने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लिहाजा मायावती को एक और झटका लगा। इतना ही नहीं, गठबंधन की गंदी गणित ने विधायी परंपरा पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया जिसकी कालिक को मिटा पाना शायद ही संभव हो। लेकिन मायावती ने लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी, वे एक वीर योद्धा की तरह संघर्ष करती रही। समझौते की शर्तों के मुताबिक
20 सितंबर 1997 को मायावती ने कल्याण सिंह के लिए कुर्सी छोड़ दी, लेकिन उनके सत्ता से बाहर आते ही भाजपा से उनके बेमेल गठबंधन की दरारें चौड़ी होने लगी और फिर 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का काला दिन ही कहा जा सकता है। बसपा में बड़ा दल बदल हुआ, कल्याण सिंह की सरकार बच गई और बसपा के लिए शुरू हो गई दल बदल कानून को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई। मायावती के लिए ये दल बदल एक बहुत बड़ा झटका था। अपनी किताब मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा में मायावती ने इस दर्द को कुछ इस तरह से बयां किया है। अंततः बुरे का अंजाम बुरा ही हुआ। कल्याण सिंह को बेइज्जत होकर न सिर्फ मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा, बल्कि पार्टी से भी निकाल बाहर कर दिया गया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मायावती ने आगे कहीं लिखा, लेकिन मैंने भी इसका जोरदार बदला चुकाया और न सिर्फ जैसे को तैसा करके दिखाया, बल्कि सूद के साथ उस वक्त बदला वसूला जब मेरे एक वोट के कारण केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और भाजपा नेताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। कभी मजबूरी होती है कि इस तरह के लोगों को सत्ता की मजबूरियां होती हैं कि सत्ता चलाने के लिए तमाम ऐसे लोग। मायावती का बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन सियासी हसरत अभी भी कुलाचे बन रही थी। लिहाजा सत्ता से दूर चल रही मायावती 1998 में 12वीं और 1999 में 13वीं बार लोकसभा की सांसद बनी। 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली में जब मान्यवर काशीराम जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो कहा कि चंद सालों में हमने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है और आने वाले चंद सालों में हमें इसे देश की नंबर 1 रूलिंग पार्टी बनाना है। जाहिर है उन्होंने ऐसा कहकर मायावती की भावी सियासत की दिशा तय कर दी थी। अपने दायित्वों से वाकिफ मायावती ने उनका निर्वाह भी उतने ही शानदार तरीके से किया। तभी तो मार्च 2002 में हुए विधानसभा चुनावों में जब कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाया तो 3 मई को एक बार फिर भाजपा के समर्थन से मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर जा पहुंची। मायावती का ये कार्यकाल छोटा लेकिन बेहद तूफानी रहा। ये सरकार पूरे 5 वर्षों तक चलेगी, 5 वर्षों से पहले नहीं गिरेगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ये समझौता आगे भी लागू रहेगा और सूबे में जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो बसपा भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के साथ मतभेदों के बाद ताज कॉरिडोर प्रकरण ने आग में घी का काम किया और इसके बाद 25 अगस्त 2003 को मायावती ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ साथ उन्होंने राज्य के गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री से विधानसभा भंग करने की मांग भी कर दी। एक बार फिर सियासी माहौल में गर्माहट पैदा हुई, जोड़तोड़ की राजनीति भी शुरू हुई। 29 अगस्त को एक बार फिर से सरकार बनी, लेकिन इस बार मायावती के अपने साथियों ने उन्हें बीच मझधार में ही छोड़ दिया। गठबंधन के सरकार के नाते जो स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत कठिनाई आती है वो कठिनाई ही रही है। मायावती के व्यक्तित्व में कोई बहुत अधिक अतिरेक रहा हो ऐसा नहीं था। कुर्सी छोड़ने से पहले मायावती ने कहा था, जब से मायावती राजनीति में आई है उस पर कोई दबाव नहीं बना सका, तो भाजपा किस खेत की मूली है। सभी पार्टी के नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते, अपने चुनावी घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाते और साथ ही साथ जनता के हितों की अनदेखी करते हैं। इससे हट करके सुश्री मायावती जी का चरित्र है। बेशक मायावती किसी भी तरह के दबाव को नकार चुकी थी, लेकिन वह उनके साथ बुरा बर्ताव करने पर आमादा था। 15 सितंबर 2003 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के कारण मान्यवर काशीराम जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। ऐसे में एक तरफ पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मायावती के कंधों पर आ गई।
और दूसरी तरफ आय से अधिक संपत्ति रखने और ताज कॉरिडोर के मामले को लेकर सीबीआई जांच का दबाव भी मायावती की मुसीबतें बढ़ा रहा था। लेकिन जैसा मायावती खुद कहती हैं कि झुकना मेरे खून में नहीं है, लिहाजा वो इन मुश्किलों का डटकर सामना करती रही। मान्यवर काशीराम को लेकर काशीराम के परिवार वालों से भी मायावती का विवाद हुआ, जो 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम के निधन के बाद भी खत्म नहीं हुआ। मगर आलोचनाओं और तमाम आरोपों से परे मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत बनाने में जुटी रही। वो अपने कामों से साबित कर देना चाहती थी कि वो ही मान्यवर काशीराम जी की असली उत्तराधिकारी थी। उनकी नई रणनीति सर्व समाज के नारे के इर्द गिर्द केंद्रित थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम जातीय सम्मेलनों का सिलसिला सा शुरू कर दिया। 9 जून 2005 को लखनऊ में हुए ब्राह्मण महासम्मेलन में मायावती ने घोषणा की, हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से बहुजन समाज के हितों का ध्यान रखेगी, ठीक उसी प्रकार से अपर कास्ट के हितों का भी पूरा ध्यान रखेगी। मायावती ने अपने पुराने नारे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को भी संशोधित करते हुए नया नारा दिया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट से जुड़े तमाम बड़े लोगों ने इस प्रयोग की तीखी आलोचना भी की, लेकिन मायावती एक ठोस योजना के साथ अपने लक्ष्य को साधने में जुटी रही। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनावों ने साबित भी कर दिया कि मायावती की तैयारी सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन थी। उन्हें 200 से ज्यादा सीटें मिली और उन्होंने साबित कर दिया कि उनका जादू सिर्फ दलित वोटरों पर नहीं चलता। मायावती की ये नई सरकार पिछली तमाम सरकारों से कई मायनों में अलग थी। मायावती पर विपक्षी दल जिद्दी और अहंकारी होने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, बहुत अधिक दिखावा करने, अधिनायकवादी, शाह खर्च और लोकतंत्र की मूल भावना का सम्मान न करने के आरोप लगाते रहे। ये सच है कि वो कड़वी और तीखी बात कहने में भी संकोच नहीं करती, लेकिन उनकी राजनीति का मिशन एकदम स्पष्ट है। स्मारकों और मूर्तियों पर जनता का पैसा उड़ाने के लिए चाहे उनकी कितनी भी आलोचनाएं होती रही हों, लेकिन सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेकर समता मूलक समाज और दलित स्वाभिमान की स्थापना में उनके निरंतर प्रयासों को अनदेखा करना किसी के भी बस की बात नहीं। देश में SC/ST वर्गों के आरक्षण को लेकर किसी भी मामले में किसी न किसी स्तर पर अक्सर कोई ना कोई समस्या खड़ी कर दी जाती है, जिससे इनका आरक्षण प्रभावित होता है। इसलिए इन वर्गों के समूचे आरक्षण को जल्दी से जल्दी संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक ठोस कदम जरूर उठाए। मायावती को यूं ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने राज्यसभा में जो तेवर दिखाए वो ये बताने के लिए काफी हैं कि उनके अंदर की ऊर्जा अभी चूकी नहीं और भारत के भावी प्रधानमंत्रियों की सूची से उनका नाम कोई काट नहीं सकता।